हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द एमसीक्यूज आर रिलेटेड विद द प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर lecture series is very important for the upcoming agriculture exams as well as the horticulture exams. So this is important video for those aspirants who are preparing for the exams like IFCO, IBPS, AFO, NABARD, AAO, etc. Apart from these MCQ series, if you want to learn something in more detail as well as some theoretical knowledge, then you will find some important playlist in the channel. You will find that Fundamentals of Agriculture, Arun Katan Volume 1 and Volume 2, as well as some important books like Agriculture at a Glance books. This series are also going on. Now we will start this video lecture, but before that, make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. And if you found this video is important for you, then please do hit the like button and share as much as possible with your friends. पैथोलॉजी की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, उसका आंसर आप सबको बता देते हैं कि उसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पूछा था, दैट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कुकुमिस मैलो इज़, तो फ्यू स्टूडेंट हैज़ आंसर इट करेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर है, कुकुमिस मैलो का जो कॉमन नेम है दैट इज़ मस्क मैलन। बाकी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो उनका देख लेते हैं। जैसे कुकुमिस मैलो जो है, कुकुमिस मैलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्क मैलन। वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन यानी तरबूज जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस लैनेटस। सिट्रुलस लैनेटस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन। मस्क मैलन इज़ कुकुमिस मैलो। स्पॉन्ज गॉड की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम होता है लूफा। पम्पकिन की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है कुकुरबिटा मोस्चेटा। ओके, कुकुमिस मैलो का कॉमन नेम होगा मस्क मैलन। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज का जो मेन है टॉपिक, दैट इज़ प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पैथोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। तो पैथोलॉजी जो टर्म है ये किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है? ऑप्शंस आर ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, बोथ 1, 2। करेक्ट आंसर विल बी ग्रीक। ओके, अब देखो जिसकी भी लास्ट में लॉजी होता है या नॉमी होता है, ओके, वाई आ रहा है लास्ट में, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं लॉजी नॉमी वाले, वो सब ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बात करें पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो पैथोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द हैं, और वो दो ग्रीक शब्द हैं पैथोस प्लस लॉगस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लांट सफरिंग एंड देयर कॉज एंड रीज़न टू मैनेज देयर डिसीज़ और मैनेज देयर सफरिंग, ठीक है। तो जब प्लांट्स किसी डिसीज़ से सफ़र करते हैं, हम उसका रीज़न, उसका कॉज की स्टडी करते हैं, उनकी मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्लांट पैथोलॉजी। तो याद रखना है, प्लांट पैथोलॉजी में पैथोलॉजी टर्म जो है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, पैथोस एंड लॉगस मीन्स सफरिंग ऑफ द प्लांट्स। वी विल स्टडी द सफरिंग ऑफ द प्लांट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अभी हमने देखा पैथोलॉजी कैसा टर्म है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। अब पैथोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शंस आर कार्ल लिनियस, P.A. मिचेली, एंटोन डी बेरे, थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है किसको कहा जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ एंटोन डी बेरे को। ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी किसी ना किसी के साइंटिस्ट हैं, किसी ना किसी ब्रांच के फादर रह चुके हैं, ठीक है। जैसे बात करें अगर हम कार्ल लिनियस की, तो कार्ल लिनियस इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके फादर हैं कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। P.A. मिचेली की बात करें तो P.A. मिचेली इज़ नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी के फादर हैं P.A. मिचेली। एंटोन डी बेरे की बात करें तो एंटोन डी बेरे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं। इसके अलावा एंटोन डी बेरे प्लांट पैथोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के भी फादर हैं, ठीक है। याद रखना है, फादर ऑफ
प्लांट पैथोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी? आंसर विल बी एंटोन डी बेरे। लास्ट ऑप्शन थियोफ्रास्टस की बात करें तो थियोफ्रास्टस बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, सबको पता रहता है, ये हैं फादर ऑफ बॉटनी। जो बॉटनी के फादर हैं वो हैं थियोफ्रास्टस। अब हम बात करेंगे कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स की फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन 3, एंटोन डी बेरे इज राइट आंसर। तो याद रखना एंटोन डी बेरे जो हैं प्लांट पैथोलॉजी के फादर भी हैं, प्लस ये मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर भी हैं। अब एंटोन डी बेरे की जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं उनको याद रखना है। एंटोन डी बेरे ने 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज करी हैं। सबसे पहला तो होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो फंगस से होता है, और उसका जो फंगस है दैट इज़, आलू में जो लेट ब्लाइट होता है इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय द फंगस एंड दैट नेम इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्ट्रेंस। ओके, तो जो आलू में जो लेट ब्लाइट होता है उसका जो फंगस है दैट इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्ट्रेंस। ये बात सबसे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करी थी एंटोन डी बेरे ने। सो एंटोन डी बेरे इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज़ reported that the late blight of potato disease is caused by a fungus and the fungus is Phytophthora infestans। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी होती है एंटोन डी बेरे को हम 2 डिस्कवरीज के लिए याद रखते हैं। पहला तो है हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में जो लेट ब्लाइट होता है इट इज़ ड्यू टू फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्ट्रेंस। दूसरा जो डिस्कवरी इन्होंने करी है दैट इज़ डिस्कवरी है वी कैन से, इन्होंने ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करा, दैट इज़ जो गेहूं में रस्ट लगती है, वीट रस्ट जो होती है, आपको पता होगा, यू ऑल नो दैट वीट में जो रस्ट लगती है वो 3 टाइप की रस्ट होती है, लीफ रस्ट, स्ट्राइप रस्ट एंड स्टैम रस्ट। स्टैम रस्ट जो होती है, स्टैम रस्ट को हम ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लैक रस्ट। और जो ब्लैक रस्ट या रस्ट होती है या स्टैम रस्ट होती है कह लो, उसका नेचर हेट्रोइशियस होता है, हेट्रोइशियस नेचर होता है। ये बात भी जो है एंटोन डी बेरे ने कंफर्म कराई थी, ठीक है। तो याद रखना है एंटोन डी बेरे जो कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, साथ में फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी हैं, इनकी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए इनको याद रखना है। सबसे पहला लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की जो डिस्कवरी करी थी कि फंगस से होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्ट्रेंस, ये बात रिपोर्ट करी थी। सेकेंड वन इज़ गेहूँ में जो ब्लैक रस्ट होता है या स्टैम रस्ट होता है उसका जो रस्ट का जो फंगस है, ठीक है, वो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हेट्रोइशियस इन नेचर। हेट्रोइशियस का मतलब क्या होता है कि हेट्रोइशियस फंगस वो होती हैं, या हेट्रोइशियस का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन डिफरेंट होस्ट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट होस्ट उसको रिक्वायर हैं। तो मेनली यहाँ पे एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक अल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है। तो 2 होस्ट होंगे तो दैट इज़ हेट्रोइशियस। अगर ऑटोइशियस होता, ऑटोइशियस का मतलब होता है ऑन सेम होस्ट। अगर कोई फंगस अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सेम होस्ट के अंदर कंप्लीट कर लेती है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोइशियस रस्ट। लेकिन अगर कोई फंगल या फंगस स्पीशीज़ अपनी लाइफ साइकिल डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट करती है दैट इज़ नोन एज हेट्रोइशियस रस्ट। और जो पक्सीनिया होता है, बेसिकली गेहूं में जो ब्लैक रस्ट लगता है पक्सीनिया स्पीशीज़ के कारण, वो एक हेट्रोइशियस रस्ट होता है। उसमें 2 होस्ट होते हैं, एक हमारा प्राइमरी होस्ट होगा और दूसरा अल्टरनेट होस्ट होता है। तो ब्लैक रस्ट के केस में प्राइमरी होस्ट इज़ वीट और अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो बारबरी होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ओके, नॉट सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डेक्स मिक्सचर इज डिस्कवर्ड फर्स्ट टू कंट्रोल द फॉलोइंग डिसीज़। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर एक इम्पॉर्टेंट हमारा यू कैन से फंजीसाइड मिक्सचर होता है, कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड होता है। कौन सा होता है? कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड मिक्सचर, ठीक है। तो याद रखना है बॉर्डेक्स मिक्सचर एक तरह का कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड मिक्सचर होता है। सबसे पहली बार इसको डिस्कवर करा गया था कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शंस ऑफ व्हीट रस्ट, कॉफ़ी रस्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर की अगर हम बात करें तो बॉर्डेक्स मिक्सचर की जो खोज करी थी इसको डिस्कवर करा था मिलार्डेट ने। याद रखना है बॉर्डेक्स मिक्सचर
is a copper containing fungicide and it was first discovered by the Millardet. ओके, तो मिलार्डेट ने इसको 1885 में डिस्कवर्ड करा था, ये साल भी याद रखना है. ओके, सो बोर्डेक्स मिक्सचर इज डिस्कवर्ड बाय मिलार्डेट इन द ईयर 1885 एंड दिस बोर्डेक्स मिक्सचर कंटेनिंग 3 कंपोनेंट्स. इसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है कॉपर सल्फेट होता है इसमें, याद रखना है इसका कंपोजिशन कॉपर सल्फेट होता है. इसके अलावा इसमें लाइम होता है और होता है पानी, वाटर. तो उसकी कंपोजिशन याद रखना कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर मिलार्डेट ने डिस्कवर करा था 1885 में, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर. और इन तीनों का जो रेशियो होता है इट इज़ 5:5:50, 5:5:50. ओके, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है इनका, ये ध्यान रखना है. अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की. जो बोर्डेक्स मिक्सचर है जो मिलार्डेट ने सबसे पहली बार डिस्कवर करा था इन द ईयर 1885, वो किस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए करा था? दैट इज़ ऑप्शन 4, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो है इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, एक तरह की हिस्टोरिकल डिसीज़ है, ये आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा. बेसिकली जो डाउनी मिल्ड्यू होती है ग्रेप्स में, ये फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है, इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय अ फंगस, और फंगस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ प्लाज्मोपारा विटिकोला. याद रखना, अंगूर में जो डाउनी मिल्ड्यू होती है वो फंगस से होती है, प्लाज्मोपारा विटिकोला. ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है फंगस का, प्लाज्मोपारा विटिकोला, याद रखना है. और फंगस ये जो मेनली हो रहा था इंसिडेंस, ये कहाँ पे हो रहा था? फ्रांस में. ओके, तो फ्रांस में क्या हो रहा था कि जो ग्रेप्स का प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन हो रहा है, वो एकदम से डिक्रीज़ हो गया था बिकॉज ऑफ द डाउनी मिल्ड्यू इन्फेस्टेशन. वहाँ पे फ्रांस में जितने भी लोग ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते थे, वहाँ पे क्या था, ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा भयंकर डिसीज़ लग रही थी, दैट इज़ डाउनी मिल्ड्यू. और ये डिसीज़ लग रही थी फंगस प्लाज्मोपारा विटिकोलस की वजह से. और इसी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो मिलार्डेट साइंटिस्ट थे, मिलार्डेट ने 1885 में बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी कर दी थी, और ताकि बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ करके डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस है अंगूर में लग रहा है ग्रेप्स में, उसको कंट्रोल किया जाए. और बोर्डेक्स मिक्सचर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर. तो इतनी डिटेल मच मोर सफिशिएंट है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच डिसीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943. तो ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 जो हुआ था, उस डिसीज़ में वो जो था डिसीज़, उसमें कौन सी डिसीज़ रिस्पॉन्सिबल थी? ठीक है, ये ग्रेट बंगाल फेमाइन आपको पता होगा 1943 का समय था जब बंगाल में हो रहा था. इसमें कौन सी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इसमें? दैट इज़ ऑप्शंस आर कॉफ़ी रस्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, व्हीट रस्ट. वेल, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ जो बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, इट इज़ फॉर ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस. ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. ठीक है, अभी जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिसीज़ है, ये होती है हमारी फंगस की वजह से. उस फंगस का नाम है हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजे. ठीक है, क्योंकि राइस में लग रहा है तो ओराइजे. ठीक है, क्योंकि राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजे सटाइवा है, तो वहीं से ओराइजे याद रखना है. ठीक है, तो ध्यान रखना है ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 में हुई थी, साल याद रखना 1943 में हुई थी. और ग्रेट बंगाल फेमाइन में जो डिसीज़ थी दैट इज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस विच इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजे. बाकी ऑप्शंस देखें तो वो भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं. कॉफ़ी रस्ट जो हुआ था फर्स्ट टाइम, कॉफ़ी रस्ट हुआ था श्रीलंका में. ठीक है, श्रीलंका में कॉफ़ी रस्ट है. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करें जो राइस में लगता है, ये होता है बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास से. ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया होता है जो ग्राम नेगेटिव होता है. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की बात करें तो ये हमारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिसीज़ है जिसकी वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में. और वीट रस्ट की बात करें तो वीट रस्ट हमारा इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, मेजर डिसीज़ है वीट का, जो कि इंपॉर्टेंट है. इसमें 3 टाइप की रस्ट होती हैं, लीफ रस्ट होता है, स्ट्राइप रस्ट होता है, और होता है स्टैम रस्ट. ओके, पक्सीनिया स्पीशीज़ ये रस्ट कॉज करती है. तो वेल, बंगाल फेमाइन का रीज़न पूछा गया था, ऑप्शन 3 ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अभी डिस्कस करा था कुछ
प्रीवियस जो क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था कि जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर जो हैं वो किसको बोला जाता है, कार्ल लिनियस को बोला जाता है। ठीक है, पीए मिचली में हमने पढ़ा था माइकोलॉजी के फादर हैं। टिलेट ने क्या करा था, टिलेट ने सिंपली ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करा था। टिलेट साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश करा था वीट की डिसीज़ के ऊपर। थियोफ्रस्टस जो है हमारे बॉटनी के फादर हैं, और कार्ल लिनियस जो है फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन इनको बोला जाता है। कार्ल लिनियस को एक और चीज़ के लिए भी याद रखना है, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ओके, बट इसके अलावा इनको याद रखना है इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। याद रखना, जो हम साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं उसमें जीनस और स्पीशीज़ का जो नाम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट कार्ल लिनियस ने दिया है एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फंजाई इज रिफर्ड एज, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, इंटेमोलॉजी, एग्रोनॉमी, माइकोलॉजी, मेटोलॉजी। इंटेमोलॉजी नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटेमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। माइकोलॉजी इज़ द राइट आंसर बिकॉज फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, मेट्रोलॉजी नहीं होगा बिकॉज मेट्रोलॉजी में हम जो हमारे इन्वायरमेंटल फिनोमिनाज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगरी डिसीज इज ऑब्जर्व इन विच क्रॉप। शुगरी डिसीज किस क्रॉप में ऑब्जर्व करते हैं, मेज, कॉटन, सोरगम, पर्मलेट। ओके, तो शुगरी डिसीज़ हमारी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ होती है जो किस क्रॉप से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे डिफरेंट, हमारे सीरियल क्रॉप्स हुए। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि शुगरी डिसीज़ किस में लगती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ सोरगम। ओके, जो सोरगम होता है उसमें हमारी इंपॉर्टेंट लगती है शुगरी डिसीज़। शुगरी डिसीज़ जो फंगस से लगती है, साइंटिफिक नेम इज़ स्फैसिलियो सोरगी। स्फैसिलियो सोरगी। ओके, याद रखना है, शुगरी डिसीज सोरगम की डिसीज़ है एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज स्फैसिलियो सोरगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीए मिर्चली was the first to study and saw fungal spores and known as father of mycology, on which plant he observed that fungi spores. Options are tomato, capsicum, cucumber, watermelon. क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पीए मिचली हैं, ये पीए मिचली साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहली बार फंगल की स्पोर्स की स्टडी करी थी और फंगस की स्टडी करी थी। तो फंगस की स्टडी को भी हम देखा, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। दैट इज़ वाई फंगल की स्टडी इन्होंने सबसे पहली बार करी थी वर्ल्ड में। दैट इज़ वाई पीए मिचली नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप नोट्स बनाते रहिए बिकॉज हम इन बिटवीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो माइकोलॉजी के फादर हैं दैट इज़ पीए मिचली। इन्होंने फर्स्ट टाइम फंगल स्पोर की जो स्टडी करी थी वो किस प्लांट की फंगल स्पोर्स थी। ऑप्शन हैं टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, वाटरमेलन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरमेलन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ राइट। तो पीए मिचली जो कि फंगल स्पोर्स की स्टडी कर रहे थे फर्स्ट टाइम, ये वाटरमेलन पे कर रहे थे। ठीक है, वाटरमेलन के ऊपर जो फंगल स्पोर्स ग्रो हो चुके थे उनकी स्टडी कर रहे थे एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि फंगल की स्टडी कर रहे थे दैट इज़ वाई फंगल की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं एंड मिचली इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अब्सेंट है, नहीं है। प्लांट, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एल्गी। तो प्लांट में तो सेलुलोज होती है, पढ़ते आए हैं बचपन से नहीं, मतलब जो भी हमारा 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो सबको पता है। तो सेल वॉल होती है क्योंकि सेलुलोज हमने पढ़ा है। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, हमने सबने पढ़ा है। पेप्टिडोग्लाइकन ये तरह का एक पॉलीसेक्राइड होता है जिसकी सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, याद रखना है बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। माइकोप्लाज्मा ये हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रोकैरियोट, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन जो हमारा माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एल्गे की बात करें तो यहाँ पे हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है। क्वेश्चन में पूछा था सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है बिकॉज ये बॉडी हमारी जो क्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत सारी क्रॉप्स में डिसीजेस कॉज करते हैं। क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं।
बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं जो माइकोप्लाज्मा की वजह से होती हैं, और मोस्टली एक फैक्ट आपको याद रखना है, जितनी भी माइकोप्लाज्मा की डिसीज़ेज़ होती हैं उनका जो वेक्टर होता है वो हमारे होते हैं लीफ हॉपर। आप कोई भी डिसीज़ उठा कर देखो जो माइकोप्लाज्मा से हो रही है, उसका जो वेक्टर होता है वो लीफ हॉपर होता है, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक बीमारी को छोड़ के, दैट इज वो गन्ने में होती है, ग्रासी शुगर केन ग्रासी शूट डिसीज़, शुगर केन ग्रासी शूट डिसीज़। और अभी लेटेस्ट मैंने एक पोस्ट भी शेयर करा था ग्रासी शूट डिसीज़ को लेके कि गन्ने की जो ग्रासी शूट डिसीज़ होती है, मैंने आपको लिखा था कि वो एमएलओ की वजह से होती है। एमएलओ का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर वी कैन से फाइटोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो जो गन्ने की शुगर डिसीज़ शुगरी नहीं, गन्ने में शुगर केन में जो ग्रासी शूट डिसीज़ होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। अब मैंने आपको अभी बताया कि फैक्ट की जो जितनी भी माइकोप्लाज्मा की डिसीज़ होती है उनका जो वेक्टर होता है लीफ हॉपर ही होता है, मोस्ट ऑफ द केस में लीफ हॉपर होगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करके, शुगर केन ग्रासी शूट को एक्सेप्ट करके, क्योंकि शुगर केन ग्रासी शूट डिसीज़ जो होती है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होती है, एमएलओ से होती है, लेकिन इसका जो वेक्टर होता है वो एफिड्स होते हैं, इसका जो वेक्टर होता है वो एफिड होता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा कि जितने भी माइकोप्लाज्मा की डिसीज़ होती हैं उनके केस में वेक्टर हमारा लीफ हॉपर ही होगा, लेकिन जो शुगर केन की ग्रासी शूट डिसीज़ है उसके केस में हमारा जो वेक्टर होगा दैट इज़ एफिड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है A condition when the cell size is increasing due to nuclear division is termed as। देखो, जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। सेल का जो साइज़ है, जैसे पहले सेल छोटा था, अब सेल बड़ा हुआ और बड़ा होगा, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। ये साइज़ इंक्रीज़ इसलिए करता है क्योंकि अंदर न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, अंदर जो सेंट्रल में न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटेंशन तो ये बीमारी हो गई हाइपरटेंशन वाली, ठीक है। और हाइपरटोनिक आपने सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े होंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन, देखो, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। याद रखना, ट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ इंक्रीज़ करना, और हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है नंबर इंक्रीज़ होना। अगर सेल के नंबर इंक्रीज़ होंगे तो हाइपरप्लेशिया, अगर सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हाइपरट्रॉफी, और यहाँ पे सेल का साइज़ इंक्रीज़ बोला है तो दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दिए गए ऑप्शंस जो है उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ हैं और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको पता होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि पहला इवेंट वाइज हम इनको अरेंज करेंगे। इवेंट वाइज मतलब पहले कौन सी डिसीज़ हुई है, उसके बाद कौन सी डिसीज़ हुई है, तो इवेंट वाइज हमको अरेंज करना है। तो इवेंट वाइज अरेंज करने के लिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें उनकी ईयर्स पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ किस साल हुई थी, ओके। तो आप ऑप्शंस अगर देखेंगे, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं, इरिश फेमाइन, बंगाल फेमाइन, कॉफ़ी रस्ट। सारे ही ऑप्शंस में ये 3 डिसीजेस आगे पीछे करके दिए हैं, तो इनका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इनके जो प्रॉपर जो ऑर्डर हैं, यानी किस साल कौन सी डिसीज़ हुई थी उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तभी हमको करेक्ट सीक्वेंस पता चलेगा। तो बात करते हैं इरिश फेमाइन की। तो इरिश फेमाइन सब हुई थी हमारी इरिश यानी आयरलैंड में हुई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से हुई थी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंट की वजह से इरिश फेमाइन हुआ था। ये हुआ था 1845 में, 1845 में। बंगाल फेमाइन की बात करें तो बंगाल फेमाइन ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा राइस की डिसीज़ थी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, उसके लिए हुआ था। हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजेस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। बंगाल फेमाइन जो हुआ था ये मेनली इंडिया में बंगाल में हुआ था, 1943 में हुआ था।
कॉफ़ी रस्ट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कॉफ़ी रस्ट की जो प्रॉब्लम है ये श्रीलंका में हुई थी सबसे पहली बार, और कॉफ़ी रस्ट का जो कॉजर ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हेमिलिया वेसिटिकोला, ठीक है, हेमिलिया वेसिटिकोला की वजह से कॉफ़ी रस्ट हुई थी श्रीलंका में। कॉफ़ी रस्ट हुई थी इन द ईयर 1867। ओके, तो आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हुआ था 1845 आता है, 1845 के बाद क्या आता है 1867 आएगा, और 1867 के बाद आता है हमारा 1943। तो अब इसी ऑर्डर में आप देख लो कहाँ आपका ऑप्शन फिट होगा। तो 1945 में हुई थी इरिश फेमाइन, तो इरिश फेमाइन पहले रहेगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में इरिश फेमाइन सबसे पहले है, तो इन दो ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बंगाल फेमाइन या फिर कॉफ़ी रस्ट। तो देखो 1967 आ रहा है, 1967 में कॉफ़ी रस्ट हुई थी, तो 1967 में कॉफ़ी रस्ट हुई थी, यानी ये हमारा सेकंड हो गया। लास्ट 1943 में हुई थी बंगाल फेमाइन, तो बंगाल फेमाइन ये है हमारा, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करी जाए तो बंगाल फेमाइन हुई थी 1845 में, कॉफ़ी रस्ट हुआ था 1867 में, बंगाल फेमाइन हुई थी 1943 में। तो यही हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो, द पोटैटो स्पिंडर ट्यूबर डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय। आलू में जो स्पिंडर ट्यूबर डिसीज़ होती है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑप्शन है फंजाई, वायरस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटैटो में जो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ होती है इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय विरोइड्स। ऑप्शन 3 विरोइड इज़ द राइट आंसर। विरोइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो टर्म विरोइड्स किसने दिया है ये आपको ध्यान रखना है। साइंटिस्ट थे डीनियर। डीनियर हैज़ गिवन द टर्म विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? ये एक तरह का जो वायरस होते हैं आपको पता होगा, एक होता है वायरस, एक होते हैं विरोइड्स। वायरस और विरोइड्स में अंतर क्या है? जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वायरस में प्रोटीन की कोट होती है, ठीक है। उस प्रोटीन को उसकी प्रोटीन की जो कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैस्पिड। कैस्पिड की लेयर होती है जो प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। जबकि विरोइड्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन की जो कोट होती है वो एब्सेंट होती है। इन केस ऑफ विरोइड्स द प्रोटीन कोट जिसको हम कैस्पिड बोलते हैं वो एब्सेंट होती है, दैट इज़ विरोइड्स। और याद रखना है जो आलू में पोटैटो में स्पिंडर ट्यूबर डिसीज़ होती है, the spindle tuber disease of potato is caused by a viroid. Next question, which disease of rice is known as rich man's disease? राइस की कौन सी डिसीज़ है जिसको रिच मैन डिसीज़ बोला गया है? ऑप्शंस आर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ग्रासी स्टंट वायरस, येलो ड्वार्फ डिसीज़, राइस ब्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट सारी बीमारी हमारी राइस की हैं, लेकिन पूछा है कि कौन सी बीमारी है राइस की डिसीज़ है जिसको रिच मैन डिसीज़ बोलते हैं, अमीरों की बीमारी, ठीक है, अमीर लोगों की बीमारी है, वो कौन है? दैट इज़ ऑप्शन 4 राइस ब्लास्ट। याद रखना है राइस ब्लास्ट जो है उसको बोला जाता है रिच मैन डिसीज़, और राइस ब्लास्ट जो होती है ये फंगस की डिसीज़ है, फंगल की वजह से होता है, एंड दैट फंगस इज़ पायरिकुलेरिया ओराइजे, पायरिकुलेरिया ओराइजे, ठीक है। रिमेंबर दिस, राइस की कौन सी डिसीज़ है जिसको रिच मैन डिसीज़ बोलते हैं? दैट इज़ राइस ब्लास्ट, और राइस ब्लास्ट जो होती है फंगस की वजह से होती है, दैट इज़ पायरिकुलेरिया ओराइजे। बाकी ऑप्शंस देखें तो इम्पॉर्टेंट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राइस में होती है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ग्रासी स्टंट वायरस जो है कि वायरल डिसीज़ होती है, और ग्रासी स्टंट को जो ट्रांसमिट करते हैं वेक्टर वो कौन है? ग्रासी स्टंट मेनली ट्रांसमिट बाय ब्राउन लीफ हॉपर, BPH। येलो ड्वार्फ डिसीज़ ये भी हमारी राइस में होती है। येलो ड्वार्फ डिसीज़ जो होती है ये माइकोप्लाज्मा से होती है या फिर फाइटोप्लाज्मा से कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा से होती है। और अभी मैंने पीछे डिस्कस करा था कि जितनी भी माइकोप्लाज्मा वाली बीमारी होती है उन सबको ट्रांसमिट करते हैं लीफ हॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है जो चावल में हमारी पैडी में राइस में जो येलो ड्वार्फ डिसीज़ होती है ये माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होती है, एंड इट इज़ ट्रांसमिट बाय अ लीफ हॉपर। राइस ब्लास्ट को हम रिचमैन डिसीज़ बोलते हैं, याद रखना राइस की रिचमैन डिसीज़ है राइस ब्लास्ट, फंगस की वजह से होते हैं पायरिकुलेरिया ओराइजे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस गोज टू। गेहूं में एक बंट डिसीज़ होता है, ठीक है, उस गेहूं में, ये मेनली वीट की बीमारी है, इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ अ वीट। वीट में बीमारी लगती है बंट, और ये बीमारी फंगस की वजह से लगती है, ये ठीक है, फंगस की वजह से लगती है। और उस पूरी फंगस की जो लाइफ साइकिल है उसको किसने डिस्कवर करा था? ऑप्शंस आर टिलेट, प्रिवॉस, एंटोंडीबेरे, फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज़ प्रिवॉस्ट। प्रिवॉस्ट जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी। सबसे पहली बात जो प्रिवॉस्ट ने देखा, प्रिवॉस्ट ने रिपोर्ट करा था कि जो वीट में बंट डिसीज़ होती है, गेहूं की जो बंट की डिसीज़ है, ये फंगस की वजह से हो रही है। ये बात सबसे पहले रिपोर्ट करी थी प्रिवॉस ने। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि गेहूं में, वीट में जो बंट डिसीज़ होती है वो फंगस की वजह से होती है। ये बात किस साइंटिस्ट ने रिपोर्ट करी थी? दैट इज़ प्रिवॉस ने रिपोर्ट करी थी। प्रिवॉस ने क्या करा था, जो डिसीज़ है बंट, उसकी पूरी लाइफ साइकिल की भी डिस्कवरी करी थी, लाइफ साइकिल ऑफ बंट। सबसे पहले तो कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया कि बंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस है। उसके बाद बंट की पूरी लाइफ साइकिल की डिस्कवरी भी किसने करी? प्रिवॉस ने करी। इसके बाद प्रिवॉस ने इसका कंट्रोल भी करा। प्रिवॉस ने क्या करा कि जो गेहूं में बंट डिसीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर, एक फंजीसाइड यूज़ करा था इन्होंने, एंड दैट इज़ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि प्रिवॉस ने क्या क्या काम करा है। प्रिवॉस इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज़ रिपोर्टेड दैट द बंट डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय फंगस। बंट लाइफ साइकिल डिस्कवर करी थी, और बंट को कंट्रोल करने के लिए जो फंजीसाइड यूज़ कर रहा था, दैट इज़ कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड, नाम है उसका कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा मैच है जो करेक्ट नहीं है? तो ये सारे आपको ए से लेकर ई तक दे रखे हैं, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले हम ए से लेकर ई तक जो लिखी हैं स्टेटमेंट, उनको देखते हैं। फर्स्ट ए स्टेटमेंट है, वैंडा प्लैंक फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सेकंड, रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सी है हमारा थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी। डी, बटलर फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। ई, ब्रेफल्ड फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। ओके, पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं, और यहाँ पे उनकी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस की फादर की लिस्ट है। तो इसको हमें करेक्ट सीक्वेंस देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट ऑप्शन की, तो वैंडा प्लैंक इज़ नोन एज फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच। ठीक है, आपने सबको पता होगा रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट बनाए थे। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट बनाए थे, उसके लिए हमको याद रखते ही हैं। साथ में याद रखना है कि रॉबर्ट कोच इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी है हमारा थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा है कि थियोफ्रस्टस को फादर बॉटनी बोला गया है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन है बटलर, इनका ई.जे. बटलर बोलते हैं इनको। ई.जे. बटलर जो है फादर ऑफ माइकोलॉजी है इंडिया में। माइकोलॉजी अभी हम पढ़े थे मिर्चली, ठीक है, मिर्चली फादर ऑफ फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, मिर्चली हमने पढ़ा था पी.ए. मिर्चली इज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड। वो विश्व के हैं, लेकिन अपने इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे शब्द देख लो इंडिया लिखा है। अपने इंडिया में जो माइकोलॉजी के फादर हैं वो हैं बटलर, और ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट है। ई स्टेटमेंट है ब्रेफेल्ड फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। ब्रेफेल्ड जो है फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। अब चारों ऑप्शंस अगर हम देखें तो ए और कौन करेक्ट नहीं है, पूछे नॉट करेक्ट। ए बी ये भी नहीं है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। सारे स्टेटमेंट अगर सही हैं तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, दैट इज़ ऑल आर करेक्ट। यानी जो जितना भी लिखा गया है ये सारे के सारे साइंटिस्ट और उनके फादर की जो लिस्ट है ये एकदम सही है, ऑल आर करेक्ट। अब आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से सारे साइंटिस्ट और उनके फादर की लिस्ट एक साथ प्रिपेयर्ड है। अगेन रिवाइज करते हैं, वैंडा प्लैंक फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी, बटलर फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। इसके अलावा ई.जे. बटलर जो है ना, ये बटलर साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं थोड़े, इनके बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट करो कि बटलर इज़ नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, प्लस
फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो जो बटलर है उसको इंडिया के माइकोलॉजी फादर भी काउंट करा जाता है और इनको इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। इससे पहले हमने देखा था प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं एंटोन डी बेरे हैं, जो कि वर्ल्ड के हैं, लेकिन अपने इंडिया के जो प्लांट पैथोलॉजी फादर हैं दैट इज़ बटलर। इस तरह से माइकोलॉजी के जो हमने फादर देखे थे दैट इज़ पी ए मिचली, वो वर्ल्ड के थे, लेकिन फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया दैट इज़ बटलर। तो जो भारत में बटलर हैं वो दोनों के फादर हैं, माइकोलॉजी इन इंडिया एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेफिल्ड इज नोन एज फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। तो ऑल आर करेक्ट हियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ व्हीट। ऑप्शंस आर जेंसन 1887, लूथरा एंड सटर 1934, बोरेल 1882, डॉक्टर केसी मेहता। सारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है अपना करा है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसने सोलर हीट ट्रीटमेंट डिस्कवर करा था। सोलर हीट ट्रीटमेंट किसने डिस्कवर करा था लूज स्मट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए। गेहूँ की जो लूज स्मट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूँ में जो लूज स्मट है ये हमारी फंगस की वजह से होता है। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है, ये याद रखना है। इसके अलावा ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, सॉरी नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली। लूज स्मट है ना, तो लूज स्मट जो है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज़ है। ठीक है, इसके अलावा जो लूज स्मट होता है इसमें से क्या होता है, फिशी ऑर्डर आता है। नहीं, लूज स्मट से नहीं आता, वो करनाल बंड से आता है, सॉरी। इसमें क्या होता है, लूज स्मट में जो ग्रेन्स होते हैं वो ब्लैक कलर के स्पोर्स, ब्लैक कलर का जो फंगल स्पोर्स है उससे कवर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब हमारा होता है लूज स्मट में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो व्हीट में लूज स्मट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हीट ट्रीटमेंट दिया गया था। तो ये हीट ट्रीटमेंट जो है किस साइंटिस्ट ने दिया है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, लूथरा एंड सटर। ठीक है, याद रखना है सोलर हीट ट्रीटमेंट जो दिया था लूज स्मट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए ये दिया है लूथरा एंड सटर ने 1934 में। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखें, जैनसन ने 1887 में क्या करा था। तो जैनसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, व्हीट के जो सीड्स होते हैं बिफोर सोइंग हम उनको हॉट वाटर के संग ट्रीट करते हैं। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट वाला मेथड जो है ये जैनसन ने दिया था 1887 में इन द लूज फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज स्मट। फिर लूथरा एंड सटर ने क्या करा था 1934 में। लूथरा एंड सटर वर द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज़ डेवलप्ड सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ व्हीट। बोरेल की बात करें, बोरेल 1882 में क्या करा था, बोरेल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट। पेड़ों में सबसे पहली बैक्टीरियल डिसीज़ की खोज करी थी बोरेल ने 1882 में, और पहली बैक्टीरियल बीमारी थी दैट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ पियर। फायर ब्लाइट ऑफ पियर, नाशपाती में जो फायर ब्लाइट लगती है ये पहली बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसकी खोज करी थी बोरेल ने। डॉक्टर केसी मेहता की बात करें तो डॉक्टर केसी मेहता ने क्या करा है, लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट, व्हीट रस्ट, लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, इसको डिस्कवर था। गेहूं में जो रस्ट लगता है उसकी डिस्कवरी करी थी डॉक्टर केसी मेहता ने। और इसके अलावा जो डॉक्टर केसी मेहता हैं ही इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया, इनको भारत में व्हीट रस्ट का फादर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट हो जाएगा कि सोलर हीट ट्रीटमेंट किसने दिया है दैट इज लूथरा एंड सटर इन द ईयर 1934। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड dsDNA, DS यानी डबल स्टैंड DNA, हु डिस्कवर्ड डबल स्टैंड DNA इन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉलीफ्लावर जो होता है उसमें मोज़ेक वायरस लगता है। कॉलीफ्लावर का जो मोज़ेक वायरस होता है उसमें डबल स्टैंड DNA होता है। ये किसने डिस्कवर करा था? ऑप्शंस आर स्टैफोर्ड एट ऑल 1968,
गुडमैन 1971, बुरिल 1882, फ्लॉर 1946। अब जो वायरस होता है, आपको पता है जो वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से एक होता है। या तो डीएनए होगा या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको हम बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। ठीक है। अब डीएनए में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि डबल स्टैंड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंड डीएनए होगा। ठीक है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो डीएनए है दैट इज़ डबल स्टैंड डीएनए, और डबल स्टैंड डीएनए को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर या रिपोर्ट करा था शेफर्ड एटॉल ने। ठीक है, याद रखना है, शेफर्ड एटॉल जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1968 में सबसे फर्स्ट टाइम कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डबल स्टैंड डीएनए की खोज करी। ठीक है। गुडमैन की बात करें, गुडमैन ने 1971 में क्या करता, सिंगल स्टैंड डीएनए की खोज करी थी। ठीक है। बुरिल ने 1882 में क्या करता, फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़, अभी मैंने पीछे बताया था, पेड़ में सबसे पहली बैक्टीरियल डिसीज़ जो थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर, उसकी डिस्कवरी करी थी बुरिल ने 1882 में। फ्लावर 1946 में क्या करा था, इन्होंने दी थी जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ठीक है। तो वेल जो राइट आंसर है दैट इज़ कि जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक का डबल स्टैंड डीएनए है उसकी खोज करी थी शेफर्ड एटॉल 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडू डिसीज़ ऑफ वीट इज़ कॉज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ। गेहूं में टुंडू डिसीज़ लगता है जो कि किसके एसोसिएशन की वजह से लगता है। टुंडू डिसीज़ जो लगता है, ऑप्शन हैं बैक्टीरिया प्लस नीमेटोड, बैक्टीरिया प्लस फंगस, वायरस प्लस इंसेक्ट, MLO यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म प्लस इंसेक्ट। अभी तक जितने भी लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है MCQs फ्रेम करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इट इज़ अल्टीमेटली गिव्स मोटिवेशन फॉर मी टू डू मोर वर्क। ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो एग्रीकल्चर में आने वाले हैं। अभी रिसेंटली AFO प्री हुआ था और अब AFO मेन होने वाला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टुंडू डिसीज़ ऑफ वीट, सबसे पहले तो याद रखना है कि वीट में टुंडू डिसीज़ लगती है, ये गेहूं की डिसीज़ है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको अगर बिल्कुल नहीं पता तो आपसे यही बन सकता है कि टुंडू डिसीज़ किस में लगती है, दैट इज़ वीट में लगती है। किसके एसोसिएशन से लगती है, एसोसिएशन का मतलब कि ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से लगती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है, करेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट, बैक्टीरिया एंड नीमेटोड। गेहूं में जो टुंडू डिसीज़ लगती है बैक्टीरिया नीमेटोड के एसोसिएशन से लगती है। बैक्टीरिया की बात करें तो क्लैवीबैक्टर ट्रीटिसी ये बैक्टीरिया है। ठीक है। नीमेटोड की बात करें तो एंगूनिया ट्राइटिसी ये नीमेटोड है। तो ध्यान रखना है, गेहूं में, वीट में जो टुंडू डिसीज़ लगती है इट इज़ कॉज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड नीमेटोड। बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है क्लैवीबैक्टर ट्रीटिसी एंड नीमेटोड इज एंगुइनिया ट्रीटिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोको डिसीज़ ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय। केले में, बनाना में मोको डिसीज़ लगती है जो कि किससे कॉज्ड होती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मोको डिसीज़ से रिलेटेड है, केले की इंपॉर्टेंट डिसीज़ है बनाना में, कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो सारे ऑप्शन रीड आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी कुबेंस, नेक्स्ट है पीथियम एफेनिडर्मेटम, थर्ड सुडोमोनास सोलिनेसियरम, फोर्थ कैंडिडेटस लेब्रीबैक्टर। ओके, ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, तो अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो, बनाना में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ होती हैं हमारी, जो इंपॉर्टेंट है। एक हमारा लगता है बनाना में फ्यूजेरियम भी लगती है। ठीक है, याद रखना है बनाना में जो फ्यूजेरियम लगती है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी कुबेंस। तो मेनली ये जो पैथोजन है फ्यूजेरियम क्या करता है, विल्ट कॉज करता है। फ्यूजेरियम याद रखना है, जहाँ पे भी आपको फ्यूजेरियम दिख रहा है दैट इज़ की विल्ट की प्रॉब्लम है। तो बनाना में जो विल्ट होती है दैट इज़ नोन एज पनामा विल्ट, पनामा विल्ट।
बनाना में जो पनामा विल्ट होती है इट इज़ कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी कुबेंस। पीथियम अफेनिडर्मेटम ये डैम्पिंग ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डैम्पिंग ऑफ। थर्ड है स्यूडोमोनास सोलिनेसियरम, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया करता है मोको डिसीज़। स्यूडोमोनास सोलिनेसियरम ये हमारा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉज ऑफ मोको डिसीज़ ऑफ बनाना। ओके, याद रखना बनाना में जो मोको डिसीज़ होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सोलिनेसियरम। लास्ट है कैंडिडेटस लेब्रीबैक्टर। कैंडिडेटस लेब्रीबैक्टर ये जो है सिट्रस में डिसीज़ करता है, सिट्रस ग्रीनिंग नाम की डिसीज़ है जो कि कैंडिडेटस लेब्रीबैक्टर कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर आपको पता चल गया है कि मोको डिसीज़ किससे होती है। मोको डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नेम इज स्यूडोमोनास सोलिनेसियरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डैमेजिंग वीट रस्ट इज, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वीट रस्ट कौन सी है। आपको पता है वीट में जो रस्ट लगता है वो 3 टाइप के होते हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट को स्टाइप रस्ट बोलते हैं, ब्लैक रस्ट को स्टैम रस्ट बोलते हैं, या फिर ऑल। ये एल नहीं है, ये है ऑल। ठीक है, वेल ये ऑप्शन हटाई दो, इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ऑल तो आंसर है नहीं। ओके, वीट में जो 3 प्रकार की रस्ट होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है उसमें ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लीफ रस्ट होती है इसका क्योंकि वीट में जो रस्ट होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस है, पक्सीनिया फंगस से ये होती है। तो जो ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट होती है इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। येलो और स्ट्राइप रस्ट जो होते हैं वो होती है पक्सीनिया, स्ट्राइप से याद रखना स्ट्राइफॉर्मिस। ब्लैक रस्ट या फिर स्टैम रस्ट जो होती है वो होती है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। ठीक है, ये सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म भी हो गए और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो होती है वो हमारी ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट होती है। ठीक है, रीज़न बिहाइंड इसका ये है कि सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इसलिए है बिकॉज ये अर्ली इन सीज़न। जैसे ही गेहूँ हम लगा देते हैं, गेहूँ का सीज़न स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो अटैक करती है अर्ली जो होती है, सबसे अर्ली नेचर की होती है, सबसे फर्स्ट अपेयर जो हो जाती है दैट इज़ लीफ रस्ट या फिर ब्राउन रस्ट। तो अर्ली होती है इसीलिए इसका डैमेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है। येलो रस्ट इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, ब्लैक रस्ट बहुत कम डैमेज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो होती है वो पहले वाली होती है, जो पहले आती है, और सबसे पहले आती है ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट दैट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। उसके बाद सेकंड आती है हमारी येलो रस्ट, स्टाइप रस्ट, और सबसे लास्ट में जो अपेयर होती है वो होती है ब्लैक रस्ट या फिर स्टैम रस्ट। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ब्लैक रस्ट स्टैम रस्ट सबसे लास्ट में आती है लेकिन इट इज़ नोन एज किलर डिसीज़ ऑफ वीट, गेहूँ की किलर डिसीज़ बोला जाता है ब्लैक रस्ट या फिर स्टैम रस्ट को। इसका नेचर कैसा होता है, हेट्रोइशियस होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ब्लैक रस्ट का नेचर हेट्रोइशियस होता है, मतलब इसको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 अलग टाइप के होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रोइशियस। एक होगा प्राइमरी होस्ट, सेकंड वन इज़ अल्टरनेट होस्ट। और वीट का जो रस्ट होती है उस पर जो प्राइमरी होस्ट होता है दैट इज़ वीट, लेकिन जो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है दैट इज़ बारबरी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वीट रस्ट को लेके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई नो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप पढ़ के देखो। खैरा डिसीज़ ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है कि राइस में जो खैरा डिसीज़ होता है वो किससे होता है। ऑप्शंस आप फंजाई, सेकंड बैक्टीरिया प्लस फंजाई, थर्ड जिंक डेफिशिएंसी, फोर्थ निमाटोड। अब क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है तो आप समझ जाओ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है। तो राइस में जो खैरा डिसीज़ लगता है वो किसके, क्या उसका रीज़न है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने क्या करा था, पोस्ट शेयर करा था
दो पोस्ट शेयर करी थी जो कि डिसीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ वाई हम इस वीडियो में यहाँ पे पैथोलॉजी में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिसीज़ से रिलेटेड है। पहला जो पोस्ट है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे विच इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसमिट ग्रासी शूट डिसीज़ ऑफ शुगर केन कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा। इन बिटवीन मैंने क्वेश्चन डिस्कस करती इसका आंसर दे दिया था कि जो गन्ने में शुगरी नॉट शुगरी ग्रासी शूट डिसीज़ होती है वो फाइटोप्लाज्मा से होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो भी माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से डिसीज़ कॉज होती है उसका जो वेक्टर होता है मोस्ट ऑफ द केस में वो लीफ हॉपर होता है, लेकिन एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था ग्रासी शूट डिसीज़ ऑफ शुगर केन, गन्ने की शुगर केन में जो ग्रासी शूट डिसीज़ होती है उसको छोड़ के, बिकॉज ग्रासी शूट डिसीज़ जो होती है उसका जो वेक्टर है दैट इज़ एफिड्स, उसको फैलाने का काम करते हैं एफिड, और एफिड का साइंटिफिक नेम है एफिस सैकैरी। ओके, अब जो नेक्स्ट पोस्ट है ये वाली, इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि विच इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसमिट टोमेटो लीफ कर्ल डिसीज़। टमाटर का जो लीफ कर्ल होता है वो कौन ट्रांसमिट करता है, तो मोस्ट ऑफ द लीफ कर्ल जो होता है वो ट्रांसमिट होते हैं बाय वाइट फ्लाई। इसका आंसर हो जाएगा वाइट फ्लाई। साइंटिफिक नेम होता है इसका बीमीसिया टबैकी। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल में जो लीफ कर्ल होता है वो ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई के द्वारा, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे लीफ कर्ल ऑफ चिली, मिर्ची में जो लीफ कर्ल होता है वो ट्रांसमिट होता है थ्रिप्स के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थे जो पैथोलॉजी से रिलेटेड थे, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओवरऑल ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो के लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक लास्ट बात, वीडियो के लास्ट में जो खैरा डिसीज़ ऑफ राइस का क्वेश्चन था उसका कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।